लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके साथ एक नया सेशन लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता था सन 2022 में, उसमें हिंदी विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग सभी विषयों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन की वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाइए उसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले जानते हैं हिंदी के विषय का जो पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है, 25 नंबर का होता है। इसमें पहले 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमें 30 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला क्वेश्चन है, उसमें से अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये 4 होते हैं, ए, या, रा, ला, वा। यही चारों व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है 2, 3, 4, 6, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमें बतानी है। देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपको अगर याद हो, का वर्ग होता है का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे होता है चा, छा, जा, झा, इया, का, चा, टा, ता और पा। ये एक वर्ग में 5 होते हैं। चा में भी 5 होता है, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डढ़ा, ता, था, दा, धना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये एक वर्ग में 5, तो 5 वर्ग हैं, ये कुल मिला के 25 हो जाएंगे। यही 25 व्यंजन जो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसमें आपका 25 ऑप्शन है, 24, 25, 33 या 31। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 हो जाएगी। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं निम्न में से महाप्राण कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है महाप्राण। तो अगर आप वर्ण की बात करें, का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे सभी होते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। लेकिन ये जो पहला होता है, तीसरा होता है और 5वां वर्ग होता है। चाहे आप यहाँ पे नीचे चा, छा, जा, झा, इया भी लिख लें। तो ये पहला, तीसरा, 5वां होता है, ये सभी अल्पप्राण होते हैं। और जो दूसरा होता है, चौथा होता है, ये महाप्राण होता है। यानी खा आएगा, घा आएगा, या चा, जा आएगा, झा आएगा, ये सभी महाप्राण है। पा में पा के बाद फा आएगा, भा आएगा, या पा की बात करें तो यहाँ पे फा आएगा, बा के बाद भा आएगा, ये सभी महाप्राण हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण होता है। याद रखिएगा इस प्रकार से। तो इसमें देखिए का जो है पहला है, टा के बाद ठा, ये जो है महाप्राण है, फा महाप्राण है, घा महाप्राण है। पूछा है कि कौन सा महाप्राण नहीं है, तो नहीं, यानी पहला जो है अल्पप्राण होता है, तो का जो है ये महाप्राण नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द का विलोम हमें बताना है। किस शब्द का विलोम क्या होता है। तो अगर हम किस शब्द की बात करें तो इसका विलोम आपके ऑप्शन है दृढ़, कठोर, मजबूत या स्थूल। तो जो किस का विलोम होता है वो स्थूल होता है, यानी तीसरा आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है। देखिए भाषाई कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेखन, श्रवण, पठन और वाचन, यानी बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इसमें देखिए गद्य जो है ये नहीं है, बाकी लेखन, पठन, वाचन और कौशल है, यानी जो दूसरा वाला आपका ऑप्शन है ये नहीं है भाषाई कौशल। बहुविकल्पी आपके समाप्त हो गए। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं। छठा प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, लगभग 1 मात्रा का समय लगता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगता है या बहुत कम समय लगता है, वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 ही है। जितने भी छोटा वाले होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी हर्ष स्वर कहलाते हैं। अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछा जाए तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं सुधा एवं पंकज शब्द के अर्थ लिखना है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं सुधा की। अगर हम बात करें तो सुधा का मतलब होता है अमृत, आप लोग को मालूम होगा, सुधा, सोम। और पंकज की बात करें तो पंकज मतलब होता है कमल। पंकज का मतलब हो गया कमल। तो इसका अर्थ लिखना था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने, कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया के द्वारा जो सीधा संबंध रखते हैं, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, क्रिया के द्वारा सीधा या प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। यही इसकी परिभाषा होती है। क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध जो रखता है वही कारक कहलाता है।
अब जैसे कर्ता कारक का चिन्ह हमें बताना है, तो एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप लोग, राम ने रावण को मारा। अब इसमें आप क्वेश्चन करिए कि किसने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा। कर्ता कौन है, राम है, और ने जो है यही कर्ता कारक का चिन्ह है ने। आपका यही प्रश्न भी था कि कर्ता कारक का चिन्ह बताइए, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। आप जब प्रश्न करेंगे किसने रावण को मारा, तो राम ने, यही राम करता है, राम ने रावण को मारा। इस प्रकार से कर्ता कारक का चिन्ह ने हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अव्यक्ति के साधन बताइए। देखिए, अव्यक्ति के मूल रूप से 2 साधन होते हैं। पहला होता है लिखित साधन और दूसरा होता है मौखिक साधन। तो अव्यक्ति के मुख्य रूप से जो 2 साधन है, लिखित और मौखिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव। अगर हम विराम की बात करें तो ठहराव, विराम का अर्थ होता है ठहराव। अब बात करते हैं, लिखते समय अपने भावों और विचारों को सुगम रूप से दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। भाव एवं विचारों को अगर हम सुगम रूप से किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें ठहराव की आवश्यकता होती है और कुछ विराम चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है। अगर हम विराम नहीं लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर लगातार कोई चीज़ बोलते जाएंगे तो हमें अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए, सही और शुद्ध तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए कई जगह ठहराव की आवश्यकता होती है। उन ठहराव पर हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, वो चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं, विराम चिन्ह हिंदी में 11 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो यही होते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? देखिए, मांटेसरी विधि का उपयोग जो है प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो उस समय जो है मांटेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है बच्चों को, जैसे गत्ते या लकड़ी का जो बना होता है, उसमें जो है अक्षर जो है उकेरे रहते हैं, बाहर निकले रहते हैं, तो बच्चे उसमें उंगली फिरा के अक्षरों को पहचानते हैं। जैसे का लिखा रहेगा बहुत बड़ा सा, तो उसमें उंगली फिराएगा बच्चा, तो उसे का मालूम होगा, खा मालूम होगा। तो प्राथमिक, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में उंगली फेर कर सीखने के लिए मांटेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए, अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, सिरोरेखा किसे कहते हैं? तो देखिए, सिरोरेखा अक्षर का सबसे आवश्यक अंग होता है। सिरोरेखा जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ राम लिख रहा हूँ, तो राम के ऊपर जो ये रेखा लगाई जाती है, यही सिरोरेखा होती है। ये पूरे अक्षरों को बांधने का काम करती है। तो अक्षर का सबसे आवश्यक अंग होता है सिरोरेखा, ये पूरे वर्णों को बांधने का काम करती है, इसलिए इसका प्रयोग होना आवश्यक है। सिरोरेखा की खासियत ये है कि ये अक्षर का ये 1/3 भाग, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इधर इतना निकला है, इधर इतना लिखना है, तो एक पूरे रेखा का लगभग 1/3 भाग बाएं तरफ निकला रहता है, 1/3 भाग दाएं तरफ निकला रहता है। तो यही होता है सिरोरेखा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, लेखन शिक्षण के महत्व, सबसे पहले बालक जो है अपने मनोभावों को लिखकर व्यक्त करना सीख जाता है, मनोभावों को व्यक्त करना सीखता है। उसके बाद में जो है उसे अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। लिखते समय उसके आँख, कान, नाक तीनों सक्रिय रहते हैं। तो एक प्रकार से इसमें जो है लिखते समय आँख, कान और नाक तीनों सक्रिय रहते हैं। इससे जो है उसके स्मरण शक्ति बढ़ती है। और इसके महत्व के बारे में बात करते हैं, तो इससे जो है जब बालक लिखता है तो उसे शब्दों के बीच में जो जगह होती है, कितना अंतर रहना चाहिए, कितनी दूरी पे कौन सा शब्द रखनी चाहिए, तो इस प्रकार से उसे भाषा लेखन कौशल का ज्ञान होता है। तो ये सभी लेखन शिक्षण के महत्व हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, श्रुत लेखन का अर्थ एवं महत्व बताइए। ठीक है, श्रुत लेख का मतलब होता है, श्रुत लेख जैसे नाम से स्पष्ट है, श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना। सुनकर लिखना का मतलब होता है, श्रुत लेख का अर्थ होता है जब किसी भी चीज को हम सुनकर लिखते हैं तो श्रुतलेख कहलाता है। जैसे कक्षा में जो है जो भी पठन पाठन कार्य होता है वो श्रुतलेख पर आधारित होता है। अध्यापक बोलता है और बच्चा उसे सुनकर लिखता है, ये श्रुतलेख के अंतर्गत आता है। अब श्रुतलेख से जो है बच्चे का जो है श्रवण कौशल का विकास होता है, उसके स्मरण की शक्ति बढ़ती है। और महत्व के बारे में बात करते हैं अगर श्रुतलेख के महत्व के बारे में, तो ये इसमें जो है स्पष्टता का अभ्यास होता है, लिखाई में गति आती है, ये सभी जो है श्रुतलेख के महत्व होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है या हवा थोड़ा सा रुक कर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं, शा,
शा, सा और हा, ये सभी उष्म व्यंजन है। ये आपका जो है तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, तीनों सा आते हैं, और हा, ये सभी उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ये प्रश्न आता ही आता है लगभग सभी प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है देवनागरी लिपि की विशेषताएं, तो आप लोग इसको विशेष कर तैयार कर लीजिएगा। देखिए देवनागरी लिपि की विशेषता की बात करें तो हिंदी लिपि जो है हिंदी भाषा का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है। पहले तो यही विशेषता में आप लिख सकते हैं, हिंदी भाषा का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है। यह प्राचीन लिपि है, दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि है, सबसे विकसित लिपि है। एक वर्ण के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, एक चिन्ह। और विशेषताएं इसकी हैं कि इसमें एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। जो बोला जाता है वही, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, लिखना पढ़ना सेम होता है, और वर्णों के बीच में बराबर दूरी होती है। और विश्व की जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं, चाहे आपका पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश हो, सबका विकास देवनागरी लिपि में ही हुआ है। अगर हम बात करें बोलियों की, जैसे और भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सभी इनका विकास भी देवनागरी लिपि में हुआ है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। अगर हम विलोम शब्द की बात करते हैं तो वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वो विलोम कहलाते हैं। जिनका उल्टा अर्थ निकलता है, विलोम वही होता है कि जिनका उल्टा अर्थ निकले वो विलोम कहलाते हैं। जैसे दिन का रात, तो ये विलोम हो गया आपका। यानी जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका दिन रात हो गया। अब तुकान शब्दों की बात करते हैं। तुकान शब्द ऐसे शब्द या लोकोक्तियां या मुहावरे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं इनका उच्चारण करते समय इनमें वर्णों या शब्दों में आखिरी में समानता आती है। जैसे ऐसे शब्द होते हैं जो आखिरी में तुकबंदी जिनके में होती रहती है। जैसे हम बात करते हैं हष्ट पुष्ट, चाय वाय, ये सब तुकांत हैं। इनमें जो है कहीं ना कहीं अक्षरों या शब्दों में समानता रहती है, तो ये आपके तुकांत हो गए। अब समानार्थी शब्द की अगर हम बात करें, समानार्थी शब्द तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं समानार्थी कहलाते हैं, नाम से स्पष्ट है। अगर समानार्थी शब्द की बात करें तो आप इसे पर्यायवाची कह सकते हैं, या एक प्रकार से समानार्थी और पर्यायवाची अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही बताया गया है, समानार्थी और पर्यायवाची। जैसे जल का हो गया नीर, ये एक प्रकार से समानार्थी शब्द है। तो इस प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है? देखिए अनुस्वार जो होता है आप लोग जानते होंगे, ये जो बिंदी होती है इसे अनुस्वार कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होता है, किसी वर्ड या शब्द के साथ ही लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अंतर बताना है, तो ये जो अंतर लिखा है यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगा है ऊपर बिंदी, यही होता है अनुस्वार। और जो अनुनासिक होता है, ये चांद बिंदी जिसे कहते हैं, ये होती है अनुनासिक। जैसे झांसी लिखना है आपको, तो ये जो है अनुस्वार हो, अनुनासिक हो गया। और जो बिंदी लिखी एवं है, ये आपका अनुस्वार होगा। तो इस प्रकार से ये आपके 2022 का प्रश्न पत्र था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।